गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हम डिफरेंट प्रिंसिपल एंड लॉज की बात कर रहे थे और लास्ट मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे और एक दो टॉपिक जो हैं उनको भी कवर करेंगे, जैसे कि टेस्ट क्रॉस है, जैसे कि इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। क्लियर? तो उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि व्हाई डिड सेलेक्ट मेंडल पी प्लांट। उसमें एक मेन रीजन बताया था मैंने आपको कि आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से इसके अंदर बर्ड या सेल्फ पॉलिनेशन अप्लाई है। तो जब हम बर्ड या सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो नेचुरल तरीके से हो रहा है, लेकिन हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो आर्टिफिशियल तरीके से करवाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल मींस ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसमें। तो फॉर एग्जांपल मुझे उस पी प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो देखिए कोई भी ये एक फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर आउटर मोस्ट रीजन ए लेबल किया है मैंने, उसके अंदर रीजन बी, उसके अंदर सी और उसके अंदर डी। ये जो ए पार्ट है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, कैलिक्स वाला। ये बी पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है, कोरोला वाला। और सी जो पार्ट है ये इसका मेल पार्ट है, जिसे बोलते हैं एंथर। और ये इसका फीमेल पार्ट है, जिसे हम बोल रहे हैं ओवरी। तो मैं कह सकता हूं ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट और ये आउटर कवरिंग। ए इज कैलिक्स, बी इज कोरोला। तो फीमेल पार्ट है तो इसको कंप्लीट पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? ओवरी। एक यूनिट है कार्पल की फॉर्म, और यहां पर ये क्या है? हम कह सकते हैं मेल पार्ट स्टेमन या एंथर की फॉर्म में। जो ये बी पार्ट है ये क्या है? कोरोला। और ए पार्ट है ये क्या है? कैलिक्स। और जहां पर फ्लावर की पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। इस प्लांट के अंदर हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, तो ये मेल और फीमेल दोनों एक के अंदर ही हैं। इट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दोनों एक के अंदर ही हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल तरीके से होगा, लेकिन हमें क्या करवाना है? क्रॉस। तो क्या करें हम? रिमूवल ऑफ एंथर मींस ये मेल पार्ट है, इसको रिमूव कर दो। एंथर किसका पार्ट है? यहां का। और कार्पल किसका पार्ट है? इसका। तो एंथर को रिमूव करना जरूरी है। यहां पर एंथर को रिमूव करेंगे क्योंकि वरना ये सेल्फ पॉलिनेट कर देगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। मस्कुलाइन फीचर को एग्जिट कर दिया, इसलिए नाम क्या दिया गया? इमैस्कुलेशन। अब जरा सोच के देखें, जैसे आपने यहां के एंथर को रिमूव किया है तो हमें दूसरी जगह से एंथर के जो पोलन ग्रेन है वो लाने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें दूसरी जगह से पोलेन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलिनेशन, और रिमूवल ऑफ एंथर। लेकिन जैसे ही आप इमैस्कुलेशन करेंगे और पोलिनेशन करेंगे, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप करनी पड़ेंगी आपको।
देखो कैसे, यहां से जैसे ही आप इस फीचर को रिमूव करोगे, यहां से रिमूवल ऑफ एंथर, तो मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया। ये लो, इसका मतलब ये जो बाइसेक्सुअल था, अब क्या बाइसेक्सुअल रहेगा? नहीं, अब इसके अंदर केवल क्या है, ओवरी या कार्पल वाला पार्ट है। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी अनवांटेड पोलन नहीं आ जाए तो इसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं, एक थैली बांध देते हैं, एक बैग इसके चारों तरफ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस। तो मैं कह सकता हूं इमैस्कुलेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? बैगिंग। क्लियर? जैसे ही आप दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां पर पोलेंस को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो ये मान लो दूसरा कोई फ्लावर है, यहां से इन पोलन को कलेक्ट करेंगे। तो इन पोलन को यहां से ब्रश की हेल्प से कलेक्ट कर रहे हैं आप, यहां से कलेक्ट करके एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डस्टिंग। एक साइड में आपने क्या किया, यहां पर मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया, उसके चारों तरफ आप बैग लगाकर चले गए, जिसे बोल रहे हैं बैगिंग। दूसरे फ्लावर के पास गए, उससे क्या कर रहे हैं हम? ब्रश की हेल्प से पोलन ग्रेन को रिमूव कर रहे हैं। पोलन ग्रेन को जैसे रिमूव करेंगे उस प्रोसेस को बोल रहे हैं डस्टिंग। अब इस बैगिंग वाले इस प्लांट के पास आएंगे, हमें इन पोलन ग्रेन को मीन डस्टिंग प्रोसेस से हमने क्या कलेक्ट कर लिया? पोलन कलेक्ट कर लिया। इन पोलन को यहां पर क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, तब जाकर पोलिनेशन होगा। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इस बैग को वापस रिमूव करना पड़ेगा, जिसे हम बोल रहे हैं डी बैगिंग। जैसे रिमूव करेंगे, अब इन पोलन को ट्रांसफर कर देंगे यहां पर, और ट्रांसफर करने के बाद फिर हमें डर है कि कोई अनवांटेड पोलिनेशन ना कर दे, क्योंकि हमने पोलिनेशन करवाया। तो वापस इसको बैग को दोबारा बांध देंगे, मींस रीबैगिंग। समझ पा रहे हो मेरी बात? एक प्लांट के इस फ्लावर के पास हमने एंथर को रिमूव किया, तो वहां पर बैग को बांध कर चले गए। दूसरे प्लांट के पास ब्रश की हेल्प से पोलन ग्रेन कलेक्ट किए डस्टिंग प्रोसेस से। अब उन पोलन ग्रेन को वापस लाकर यहां डालना है, तो हमें डी बैगिंग करना पड़ेगा। जैसे यहां पर पोलन को ट्रांसफर कर देंगे, वापस इसको बैग लगा देंगे, उसी को बोल रहे हैं रीबैगिंग प्रोसेस। तो हमने क्या किया बेटा? जो नेचुरल तरीके से क्या पॉसिबल था, उसमें सेल्फ पोलिनेशन था, हमने वहां से मेल पार्ट को रिमूव करके दूसरे के मेल पार्ट को यहां पर लाकर ट्रांसफर किया। इट मींस क्रॉस पोलिनेशन करवाया। तो इस तरीके से बर्ड पोलिनेशन या सेल्फ पोलिनेशन की जगह क्रॉस पोलिनेशन भी पी प्लांट में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस टर्मिनोलॉजी में मैंने डिफाइन किया है आपको पहले। टेस्ट क्रॉस का मीनिंग क्या है?
हाइब्रिड फॉर्म को क्रॉस करवा दो, किससे? होमोजाइगस रिसेसिव से। फॉर एग्जाम्पल, हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल टी स्मॉल, तो ये एक टेस्ट क्रॉस हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी एक टेस्ट क्रॉस हो गया। कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, ये भी एक टेस्ट क्रॉस हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये भी एक टेस्ट क्रॉस हो। तो ये सभी जितने भी मैंने बनाए हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, दीज ऑल आर सिंगल टेस्ट क्रॉस। और किसी भी एक का रिजल्ट देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हम इसी का देख लेते हैं, तो सभी का रिजल्ट वैसा ही होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी से, ये चेकर बोर्ड बना दिया हमने 1/8 स्क्वायर की फॉर्म में। यहां से गैमेट कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से गैमेट कौन सा बनेगा? स्मॉल टी, दूसरा भी क्या होगा? स्मॉल टी। मीन्स गैमेट कैन बी डिसिमिलर, गैमेट्स कैन बी सिमिलर। दोनों को एक पॉइंट पर रख दो, यहां पर स्मॉल टी रख दिया, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये मीन्स इस तरीके का 50% बना और इस तरीके का भी 50% बना। ये क्या है? टॉल, और ये क्या है? ड्वार्फ। लेकिन ये नहीं बना, कैपिटल टी नहीं बना। इट मीन्स टॉल और ड्वार्फ का रेशियो लिया जाए तो भी 1:1 आएगा। टॉल और ड्वार्फ क्या? फिनोटाइप, तो मैं कह सकता हूं फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा 1:1। और जीनोटाइप भी, दो ऐसे बन रहे, दो ऐसे बन रहे, तो मैं कह सकता हूं जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है? वो भी 1:। तो जहां पर भी टेस्ट कोर्स करवाएंगे तो जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। लेकिन बेटा जी ये बात हुई टेस्ट क्रॉस सिंगल की, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। मीन्स यहां पर हमने एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करें। अब हम क्या कर रहे हैं? डबल टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं। डबल टेस्ट क्रॉस। डबल टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो यहां पर 1 टेस्ट क्रॉस, 2 टेस्ट क्रॉस। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी, 1 2। कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्मॉल, 1 2। क्लियर? कैपिटल ए कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी स्मॉल, 1 2। जितने भी ये क्रॉस मैंने बताए इन सभी के अंदर क्या है? डबल टेस्ट क्रॉस। तो हम ये कह सकते हैं इस एक का रेशियो क्या आना चाहिए? 1:1। तो इस दूसरे का भी क्या आना चाहिए? 1:1। अब आपको मैंने मेथड बता रखा है, 1:1 एक का आ गया तो दूसरे का क्या आएगा? 1:1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा रिजल्टेंट? 1:1
और यहां पर भी जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के बराबर आएगा। कहने का मीनिंग हर जगह पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि यहां पर टेस्ट को सिंगल है तो 1:1, और डबल है तो 1:1 की पावर 2। तो हम कह सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो अप्लाई करना है तो 1:1 की पावर n, 1:1 की पावर। मोनोहाइब्रिड है तो 1 मींस, और डाई हाइब्रिड है, डाई है तो n की वैल्यू 2, ट्राई है तो n की वैल्यू 3, ऐसे पुट कर दें और हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? इसका रिजल्ट हमने देखा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 50-50% आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो 50-50% का मतलब 2 तरीके की वैरायटी आ रही है। तो इसका यूज लेंगे हम, देखो किस तरीके से इसको यूज लें। हमारे पास एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप, बट उसका जीनोटाइप अननोन है। डोमिनेंट फिनोटाइप है लेकिन जीनोटाइप अननोन है। कहने का मतलब क्या पता वो डोमिनेंट फिनोटाइप है, क्या पता वो कैपिटल टी हो सकता है, क्या पता वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, क्या पता वो कैपिटल डब्लू हो सकता है, क्या पता वो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू हो सकता है, क्या पता वो कैपिटल आर हो सकता है, क्या पता कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल वाई हो सकता है, क्या पता कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब फिनोटाइप तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट तो है। क्या ये डोमिनेंट होगा स्मॉल वाई? नहीं। क्या ये डोमिनेंट होगा स्मॉल आर? नहीं। क्या ये डोमिनेंट होगा स्मॉल टी? नहीं। क्या ये डोमिनेंट होगा स्मॉल डब्ल्यू? ये नहीं। तो हमें क्या समझ में आया यहां पर कि डोमिनेंट फिनोटाइप है लेकिन जीनोटाइप अननोन है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, 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 लेकिन हमें उसका जीनोटाइप क्या है? अननोन। टेस्ट क्रॉस आपका भी टेस्ट करवाया जाता है, तो हम केवल ये चीज चेक करने के लिए टेस्ट करवा रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किया कितना समझ में आया आपको। टेस्ट का मतलब किसी चीज को एनालिटिक पावर में हमने चेक कर लिया। तो यहां पर भी हम क्या चेक करें कि ये था या ये था, ये पता लग जाए हमें, तो टेस्ट क्रॉस का फायदा है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जितने भी मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, इनमें से कोई एक ले लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये ले लेते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लावर कलर आपको पता है दो ही तरीके का है, वन इज वाइट, अनदर वन इज वॉयलेट।
one is white, another one is violet. तो white यदि होगा तो हम क्या कहेंगे स्मॉल w स्मॉल w, और violet होगा तो क्या होगा कैपिटल W स्मॉल w या कैपिटल W, इन दोनों में से कोई एक। तो हम रिजल्ट के बेसिस पर पता लगा लेंगे कि रियली में उसका जीनोटाइप जो अननोन था वो कैसा आएगा। किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो उसका टेस्ट कोर्स करवा दो। हमें इसका टेस्ट कोर्स नहीं करवाना, क्योंकि यदि वो ये कह देता कि रिसेसिव फिनोटाइप है तो ऑब्वियसली हमें पता ही लग जाता कि यही है। हमें चेक क्या करना है कि ऐसा जीनोटाइप है या ऐसा है। तो हमने एक साइड में एक पनेट स्क्वायर बनाया, दूसरी साइड में फिर एक पनेट स्क्वायर बनाया, और हमें दोनों में डिफरेंस पता करना है कैपिटल W में। तो मैंने कैपिटल W यहां नोट कर दिया, और कैपिटल W स्मॉल w मैंने यहां नोट कर दिया। हमें टेस्ट कराना है तो टेस्ट किससे कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल w से। तो यहां पर भी क्या कर दो होम स्मॉल w। इसके रिजल्ट तो पता ही है ना आपको कि ये तो रियली में टेस्ट बन गया, लेकिन क्या ये रियली में टेस्ट बनेगा? नहीं, ये तो ट्रू ब्रीडिंग को क्रॉस करा रहे, तो सारे ऐसे ही बनेंगे कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W। इट मींस ऑल आर वायलेट। मींस मैं ये कह सकता हूं 100% जो बने हैं वो क्या बने। लेकिन यहां पर देखें क्या बनेगा, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w 50%। तो मैं कह सकता हूं कि 50% क्या बना, वायलेट क्या बना है 50%, और वाइट क्या बना है 50%। जहां पर 50% आए, इक्वल आए, तो मैंने अभी बताया टेस्ट कोर्स में क्या आता है, इक्वल आता है। इक्वल आए तो इसका मतलब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहा है, और यदि 100% एक ही जैसे आए तो इसका मतलब क्या रहा है, वो होमोजाइगस कंडीशन। अब आपको कहा जाए कि कोई भी एक टेस्ट कोर्स करवाया गया, उसमें 100% एक जैसे रिजल्ट आए, तो अब आप कह सकते हो कि उसका जीनोटाइप 100% कैपिटल W रहा है, क्योंकि 100% एक जैसे आए। और कोई टेस्ट कोर्स कराया गया उसमें 50% रिजल्ट आए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो हेटेरोजाइगस है कैपिटल W। तो मैं कह सकता हूं टेस्ट क्रॉस इज अप्लाइड फॉर द डिफरेंशिएट इन बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब जो जीनोटाइप अननोन था उसके बारे में हमने पता लगा लिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नोट करें इसे। इसी को बेटा दूसरे तरीके से और समझे कि ये टेस्ट क्रॉस किसकी वैरायटी है, ये भी तो पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो हमने पेरेंट का सिलेक्शन किया, और
पेरेंट का सिलेक्शन यहां पर किया पी जनरेशन में, F1 जनरेशन, पेरेंट में कैपिटल टी ले लिया। दूसरा पेरेंट स्मॉल टी। हमें F1 बनाना है तो पहले इसका गैमेट बनाना पड़ेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट बनाना पड़ेगा स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस करवाना पड़ेगा, तब जाकर F1 बनेगा कैपिटल टी। क्लियर है मेरी बात? ये क्या है? पेरेंट। ये क्या है? F। आप कर क्या रहे हैं? टेस्ट क्रॉस के अंदर इसको क्रॉस करवा रहे हैं, मींस इस F1 का होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं दिस इज टेस्ट क्रॉस। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब हम इसका क्रॉस इससे भी तो करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं आउट क्रॉस, मींस F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाएं या होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएं, तो होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाने वाला टेस्ट क्रॉस है, लेकिन ये आउट क्रॉस है। तो यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, मींस 50% ये आया और 50% आउट क्रॉस में रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो यहां से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो यहां पर भी 50% ऐसा आएगा और 50%। लेकिन आप दोनों में एक डिफरेंस देखें, वहां पर जो 50% आया है उसमें ये रिसेसिव है, और यहां पर जो 50% आया है वो डोमिनेंट है। लेकिन ये तो कॉमन है ना दोनों में, ये और ये तो कॉमन है। तो आपने रिसेसिव से क्रॉस कराया तो रिसेसिव जैसे रिजल्ट आए, आपने डोमिनेंट से क्रॉस कराया तो डोमिनेंट जैसे रिजल्ट आए। और जैसे इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, इसका मतलब आप F1 जनरेशन से पेरेंट जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो F1 जनरेशन का पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करवाना, इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस की एक वैरायटी क्या है? टेस्ट, और एक वैरायटी क्या है? आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। सेटिस्फाइड है मेरी बात से? मींस F1 का ये पेरेंट्स, इस F1 का पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कब बनेगा? जब F1 का होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया। आउट क्रॉस कब बनेगा? जब F1 का होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करो। क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड पार्शियल डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर
या एंटीराइनम। इसके अंदर जो फ्लावर कलर है वो इसका एग्जाम्पल। एक हमने वैरायटी ली इसकी रेड कलर, रेड इज ए डोमिनेंट। और दूसरी वैरायटी ली हमने वाइट, वाइट इज रिसेसिव। तो एक वैरायटी क्या है डोमिनेंट और एक है, इस डोमिनेंट को हमने आर आर से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने डब्ल्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया। दोनों को क्रॉस करवाए तो सबसे पहले हमें F1 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो पेरेंट, ट्रू ब्रीडिंग लिया है पेरेंट, F1 बनाना पड़ेगा। तो पहले इसके गैमिट, इससे जो गैमिट आएगा वो R, इससे गैमिट आएगा वो W। दोनों को क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा R W। अब हमें क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन बनानी है तो इसी को इसी से क्रॉस करवा दो R W से। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा बेटा, जिसे हम पनेट स्क्वायर बोल रहे हैं। यहां से जो गैमेट आए R टाइप का और W टाइप का, यहां नोट कर दिया। यहां से जो आया उसको यहां नोट कर दिया, R टाइप का और W टाइप का। जैसे ही इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनाएगा R R R W R W और W W। तो मैं कह सकता हूं इसके रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है, R R आ रहा है, R W आ रहा है और W। ये कितने आए 2, ये कितना आया 1, ये कितना आया 1 आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4, आउट ऑफ। तो मैं कह सकता हूं R R R W और W W, these all are genotype, 1:2:1। This is genotypic रेशियो कॉम्बिनेशन। अब आपको यह पता होना चाहिए आर आर क्या है रेड, आर डब्ल्यू क्या है। जो ये आर आर रेड और रिसेसिव व्हाइट से क्रॉस करता है तो ये बनाता है पिंक, ये बनाता है पिंक। तो मैं कह सकता हूं F1 इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वन। बोथ वन कौन से पेरेंट्स, रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो आर डब्ल्यू क्या बनाएगा यहां पिंक, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या बनाएगा व्हाइट। तो रेड कितने बने 1, पिंक कितना बना 2, व्हाइट कितना बना 1। क्या रेशियो बना। तो आपने देखा कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल नहीं था। कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 और जीनोटिपिक था 1:2:1। लेकिन इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस या टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:। क्लियर है बेटा मेरी बात। तो मैं ये कह सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट इज पिंक। This is the intermediate product. It means this red is not completely dominant over white, और मैं कह सकता हूं this is red is partial dominant over white। इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम partial dominance या incomplete dominance। इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखा जाए वो भी देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस को
लैंग्वेज की फॉर्म में देखा जाए तो देखिए एक एक पॉइंट समझे ध्यान से क्या क्या है यहाँ पर। F1 phenotype that did not resemble either of two parents and was in between two। एक साइड में हमने रेड कलर लिया, एक साइड में हमने व्हाइट, ना तो रेड से सिमिलर है ना व्हाइट से सिमिलर है। F1 का फिनोटाइप क्या है? पिंक, और उन दोनों के बीच का है, रेड और व्हाइट के। क्रॉस बिटवीन RR एंड WW, रेड रेड और व्हाइट के बीच में, तो F1 में RW मीन्स ऑल आर पिंक एंड F2 में RR RW और WW 1:2:1 के फॉर्म में। इससे क्या रिजल्ट निकला? जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी एक्सपेक्ट इन मोनो हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस। जो मेंडेलियन ने एक्सप्लेन किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वही आया 1:2:1। बट फिनोटिपिक रेशियो हैज चेंज फ्रॉम 3:1। 3:1 से किसमें चेंज हो गया? 1:2। यहां पर जीनोटिपिक रेशियो तो एग्जैक्टली वही था जो मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड में आया था 3:1, वो चेंज होकर 1:2:1 बना दिया। इट मीन्स R was not completely dominant over W, इसीलिए RW पिंक में कन्वर्ट हुआ है। या मैं कह सकता हूं R is partially dominant over W, ये भी लिख सकते हैं R is partially dominant over W। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? तो आपसे इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि हमारे पास एक कलर ब्लैक है और एक व्हाइट है और यहां पर ब्लू फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये दोनों से सिमिलर नहीं है। या फिर मैं कहूं 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लेंथ का एक प्लांट है और वो 18 सेंटीमीटर लेंथ के प्लांट फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स ये ना तो इससे सिमिलर है ना इससे सिमिलर। तो ये एग्जांपल भी किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये एग्जांपल भी किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एग्जांपल मैंने बता भी दिया आपको, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम मेजस, इनके अंदर जो फ्लावर कलर है वो पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। क्लियर है सभी को? तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन स्नैपड्रैगन मीन्स डॉग फ्लावर या एंटीराइनम, a red flower was crossed with a white flower। A red flower crossed with white flower। रेड का क्रॉस किससे करवा लिया? व्हाइट से। देन इन F1 जनरेशन all are
all are pink we obtain. क्लियर है मेरी बात? When F1 is self-crossed, then we obtain F2 generation. F2 generation in the form of white, red and pink. White, red and pink. White, red and pink. Choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement of the following. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लैंग्वेज की फॉर्म में स्नैपड्रैगन से हमें एक आइडिया मिल गया। स्नैपड्रैगन से आइडिया नहीं मिला तो उसने खुद बता दिया कि रेड का व्हाइट से क्रॉस करवाया, तो F1 में क्या मिला? पिंक। F2 में क्या मिला? व्हाइट, रेड और पिंक मिले। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ F2 is 1/4 red, 2/4 pink, 1/4 white। क्या सही है क्या ये? हाँ बिल्कुल सही है। आपको पता है कि रेशियो जो 1:1 की फॉर्म में बनेगा तो 2 पिंक बनने चाहिए, 1 रेड और 1 व्हाइट। सेकंड स्टेटमेंट देखें क्या दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट apply in this experiment। law of segregation does not apply। law of segregation does not apply का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया जहां पर भी गैमेट फॉर्मेशन की बात होगी वहां पर पेयर्ड फैक्टर RW है तो ये सेग्रीगेट होगा R फॉर्म में, और W RR है तो ये भी सेग्रीगेट होगा RR के फॉर्म में, और WW है तो ये भी सेग्रीगेट होगा WW की फॉर्म। ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हर जगह पर होगा। ये कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, तो इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो गया? ये इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। आंसर तो हमें मिल गया लेकिन सभी स्टेटमेंट पता तो होना चाहिए। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो principle of dominance। This experiment does not follow principle of dominance। बिल्कुल सही बात है कि ये principle of dominance को शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट है पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Pink color in F1
is due to incomplete dominance। बिल्कुल सही है कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मैं कह सकता हूं पार्शियल डोमिनेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जो का इंटरमीडिएट आया है पिंक कलर रेड और व्हाइट का, तो ये स्टेटमेंट भी हमें क्या करना था, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, सेकंड। बाकी सभी के सभी क्या है। तो आपको ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1, 3 and 4। तो मैं लिख सकता हूं 1, 3, 4 are correct and second incorrect। ऑप्शन इस फॉर्म में भी बना सकता हूं। क्लियर है बेटा सभी को, सभी को समझ में आ गया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है ये नीट 2009 में एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा गया। क्वेश्चन सभी बनेंगे यदि आपका थ्योरी पार्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन सभी बनेंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one from the given, which one from those given below is the period for, below is the period for Mendel hybridization experiment। One, 2, 3, 4, 1840 to 1850, 1857 to 1869, 1870, 1877, 1856, 1863। मैंने आपको मेंडल का लाइफ स्पैन 1822 में बर्थ, 1884 में डेथ ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड बताया था 1856 टू 1863। 7 ईयर तक उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो या तो इनमें टाइम गैप निकाल लो, तो 7 ईयर यहां और यहां पर आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड तो हो ही नहीं सकता। 1870 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया था 1865 में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। और ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा ये भी नीट 2017 में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्लियर है बेटा मेरी बात, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है क्या। नोट करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलील आर फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, डिफरेंट फिनोटाइप, different phenotype, heterozygotes, different molecular form of a gene, different molecular form of a gene। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ए जीन, एक ही बात है। हेट्रोजाइगोट्स नहीं है। हेट्रोजाइगोट्स क्या होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। डिफरेंट फिनोटाइप नहीं है, मैं ये टॉल या ड्वार्फ, ये थोड़ी ना है, ये तो फिनोटाइप्स। ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट्स, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये थोड़ी ना है। तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। ये AIPMT 2015 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नोट करें इस क्वेश्चन को। ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant। इसको पहले क्रॉस करवाना है, क्वेश्चन की फॉर्म में बोल रहा है कि इसको क्रॉस करो। When the F1 plant self crossed, when F1 plant self crossed, then in F2 genotypic forms are, first option, second, third and fourth। फर्स्ट में है 1:2:1, 3:1, 3:1, 1:2:1। टॉल रेशियो ड्वार्फ, ड्वार्फ रेशियो टॉल, टॉल हेट्रोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस रेशियो, टॉल होमोजाइगस रेशियो, ड्वार्फ होमोजाइगस। टॉल होमोजाइगस रेशियो, टॉल हेटेरोजाइगस, ड्वार्फ होमोजाइगस। देखिए बेटा, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, इसका मतलब कैपिटल टी। ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग, इसका मतलब स्मॉल टी। इससे पहले आप क्या बना लो? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 बन गया। ये क्या था? पेरेंट। ये क्या बन गया? F1। अब इसी को सेल्फ क्रॉस कराना है, तो इसी को सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो क्या कह सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जब क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब 1:1, जीनोटिपिक रेशियो पूछा है, तो 1:1, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 1:1 यहां पर और यहां पर, तो हेट्रोजाइगस का नंबर 2 आना चाहिए।
यहाँ पर हेट्रोजाइगस का नंबर 1 है, इट मीन्स ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2016 में ऐसे कैसे पूछा गया। क्लियर है आप सभी को? तो आज मैंने बेटा टेस्ट क्रॉस के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो कौन कौन से क्रॉस में सिमिलर होता है उसके बारे में, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। धीरे धीरे आप एग्जाम रिजल्ट की ओर अग्रसर होते रहें। टीम सीएलसी सतत प्रयास कर रही है, कंटिन्यूअसली लगी हुई है आपके लिए, तो आप भी कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।